पहला टॉपिक होगा कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें की खेती, नकदी फसलें की खेती, फसलें की खेती। ध्यान दीजिए, आप ध्यान से चुपचाप सुनिए। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स का है तो नकदी फसलें, नकदी फसलें। कल्टीवेशन का है तो खेती, यानी नकदी फसलें की खेती। आज हम लोग पढ़ेंगे नकदी फसलें की खेती। पहला टॉपिक होगा, सुनिए ध्यान से। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th the trade towards production of cash crops like indigo, jute, oil seeds, sugarcane, tea, coffee, cotton, etc. were on the rise। कहने का मतलब है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नील, जूट, तिलहन, गन्ना, चाय, कॉफी, सूती वस्त्र का नगदी फसलें का प्रोडक्शन यानी उत्पादन विस्तारित हो रहा था। प्रोडक्शन यानी उत्पादन क्या हो रहा था? विस्तारित हो रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था। किसका किसका उत्पादन विस्तारित हो रहा था? तो नील का खेती का, प्लस में जूट की खेती का, तिलहन की खेती का, शुगर केन का है तो गन्ना की खेती का, टी का है तो चाय की खेती का, कॉफी का है तो कॉफी की खेती का, कॉटन की खेती का विस्तार हो रहा था। कब? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। कोई दिक्कत नहीं था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये सारे फसलें का, ये सारे नकदी फसलें का विस्तार हो रहा था। कौन क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें का क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था। आगे सुनिए। इट वाज प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश as they were widely used in the British manufacturing industry। यह ब्रिटिश के लिए लाभदायक था। यह नकदी फसलें जो उत्पादन हो रहा था ब्रिटिश यानी अंग्रेज के लिए लाभदायक था। किसके लिए लाभदायक था? ब्रिटिश के लिए। किसके लिए लाभदायक था? ब्रिटिश के लिए, अंग्रेज के लिए। नील की खेती या कॉफी की खेती या चाय की खेती या गन्ना की खेती या तिलहन की खेती या जूट की खेती, ये सारे खेती लाभदायक था ब्रिटिश के लिए। लाभदायक था किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश के लिए। एज दे were widely used in the British manufacturing industry। वे ब्रिटिश विनिर्माण उद्योग में विस्तार, वाइडली कहे तो विस्तार यानी व्यापक रूप से, वाइडली कहे तो व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा था। व्यापक रूप से क्या हो रहा था? उपयोग हो रहा था। किसमें? विनिर्माण के लिए। ब्रिटिश ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग में, कौन उद्योग में? विनिर्माण उद्योग। मैन्युफैक्चरिंग कहे तो विनिर्माण, इंडस्ट्री कहे तो उद्योग। विनिर्माण उद्योग में ये सारे फसलों का, जितने भी फसल उत्पादन हो रहा था, इसका उपयोग हो रहा था, व्यापक रूप से उपयोग हो रहा था। वाइडली कहे तो व्यापक, वाइडली कहे तो व्यापक, व्यापक रूप से क्या हो रहा था? उपयोग हो रहा था, यूज हो रहा था। बात को समझ में आ रहा कि नहीं? व्यापक रूप से क्या हो रहा था? यूज हो रहा था। आगे सुनिए। ऑल्सो द फार्मर आल्सो गोट मोर मनी for their
It resulted in a decline in the production of food grains and led to an acute shortage of food supply. कह रहा है कि हालांकि किसान को ज्यादा पैसा गंवाना पड़ता था। हालांकि किसान को इस उत्पादन के लिए, इस फसल के यानी कैश क्रॉप्स के उत्पादन के लिए ज्यादा पैसा गंवाना पड़ता था। किसान को ज्यादा पैसा गंवाना पड़ता था, ज्यादा पैसा लगता था किसान को। इट रिजल्टेड, इसके परिणाम स्वरूप, इन डिक्लाइन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसके परिणाम स्वरूप फूड यानी फूड कहे तो खाद्य सामग्री, फूड ग्रेन्स कहे तो खाद्य सामग्री में कमी आया, डिक्लाइन हुआ। अब किसान को ज्यादा पैसा लग रहा है और उसको ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन उसको लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ? फसल उत्पादन में कमी आया। फसल उत्पादन में क्या आया? कमी आया, डिक्लाइन कहे तो कमी, डिक्लाइन कहे तो पतन हुआ। क्या हुआ? पतन हुआ। क्या हुआ? पतन। फूड सामग्री उत्पादन में कमी आया। क्या आया? कमी आया। क्या आया? कमी। आगे सुनिएगा, इधर कहता है कि एक्यूट शॉर्ट एज ऑफ फूड सप्लाई, जो भोजन खाद्यान्न सामग्री का सप्लाई हो रहा था, वो सप्लाई में क्या हुआ? शॉर्ट एज, यहाँ भी कमी हुआ, शॉर्ट एज हुआ। क्या हुआ? कमी हुआ, शॉर्ट हुआ। फूड सप्लाई में भी क्या आया? कमी आया। और जब उत्पादन ही नहीं होगा तो सप्लाई होगा? कमी होगा। अब आगे सुनिए, इट वॉज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द रिसेंटमेंट्स among the farmer, रिसेंटमेंट्स among the farmer, कहने का मतलब किसान जो था, किसान के बीच असंतोष पैदा हुआ। रिसेंटमेंट्स, असंतोष। अब बेचारा किसान ज्यादा पैसा फसल में लगा रहा है और उसको ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? असंतोष उसके अंदर पैदा होगा। रिसेंटमेंट्स मतलब असंतोष होता है। रिसेंटमेंट्स मतलब क्या होता है? असंतोष पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? असंतोष। इतना क्लियर हुआ? अगला टॉपिक समझिए, क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप, क्रॉप्स फॉर यूरोप कहने का मतलब है यूरोप के लिए फसलें। अब यूरोप के लिए फसलें उगाया जाएगा। किसके लिए? यूरोप के लिए। यूरोप के लिए फसलें, यूरोप के लिए फसलें। अब सुनिए, यूरोप के लिए फसलें, यूरोप के लिए फसलें। सुनिए ध्यान से, कहता है द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड could not yield revenue। पहले इतना समझिए, कहता है कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज को एहसास हुआ। रियलाइज माने एहसास, रियलाइज मतलब एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कंपनी को, ब्रिटिश को, अंग्रेज को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल कृषि पैदा नहीं किया जा सकता, बल्कि रेवेन्यू भी प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में फसल को केवल उगाया नहीं जा सकता, फसल को केवल यूरोप के लिए उगाया नहीं जा सकता, बल्कि उससे रेवेन्यू भी प्राप्त किया जा सकता है। बाय द लेट
18th century. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. सुनिए, 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में, बाय द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी, कौन? कंपनी अफीम और नील की खेती को, अफीम और नील की खेती को, अफीम और नील की खेती को, अफीम और नील की खेती को विस्तार करने के लिए कोशिश किया। अफीम और नील की खेती को उत्पादन में विस्तारित करने की कोशिश किया 18वीं शताब्दी के अंत में। कब? 18वीं शताब्दी के अंत में। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? आगे सुनिए, अब अगला टॉपिक है डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडिगो, डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। कहने का मतलब भारतीय नील की मांग, भारतीय नील की मांग, भारतीय नील की मांग, भारतीय नील की मांग। अब समझेंगे हम लोग भारतीय नील की मांग कैसे बढ़ा, भारतीय नील की मांग कैसे बढ़ा। सुनिए क्या हुआ था। पहले क्या था? बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो, 13वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग, भारतीय नील की मांग का शुरू हो गया था। 13वीं शताब्दी से ही भारतीय नील का मांग शुरू हो गया था। कितवीं शताब्दी से? 13वीं शताब्दी से। यूज बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इटली। सुनिए किस लिए? तो इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़े को रंगने के लिए, कपड़े के रंगने के लिए नील का मांग होता था। जो कर्मचारी कपड़ा को रंगता था वो नील को मांग किया कि कपड़े के रंगने के लिए नील चाहिए, कपड़े के रंगने के लिए क्या चाहिए? नील चाहिए, नील चाहिए, मांग किया। जो रंगने में काम कर रहा था, जो रंगने में काम कर रहा था, जो रंगने में काम कर रहा था व्यक्ति, वो कहा कि कपड़े के रंगने के लिए क्या चाहिए? नील चाहिए। क्या चाहिए? नील। कहाँ? कौन कौन जगह में? इटली में और फ्रांस में और ब्रिटेन में। हाउएवर, हालांकि ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड। हालांकि इंडियन यानी भारतीय नील थोड़ी मात्रा में यूरोप में पहुंचा, थोड़ी मात्रा में पहुंचा। भारतीय नील, जो भारतीय नील था, भारतीय नील थोड़ी मात्रा में यूरोप में पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, थोड़ी मात्रा में पहुंचता था, थोड़ी मात्रा में पहुंचता था, थोड़ी मात्रा में पहुंचता था भारत से। कहाँ? यूरोप। क्या पहुंचता था? और इट्स प्राइस वाज वेरी हाई, और उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता था। वेरी हाई प्राइस भी क्या हुआ करता था? वेरी हाई, बहुत ज्यादा हुआ करता था। हाउएवर, हालांकि क्लॉथ डाई, हालांकि जो कपड़ा को रंगने के लिए नील चाहिए था, वो नील को प्राथमिकता दिया। सुनो, जो कपड़ा रंगने वाला व्यक्ति जो था, रंगाई करता था, वो नील को ही प्राथमिकता दिया। कहा कि कपड़ा अगर अच्छा आप चाहते हैं तो इसका रंगाई नील से करिए। किससे करिए? नील से करिए, यानी नील को प्राथमिकता किया।
किसका प्राथमिकता दिया? नील को। कहा कि भाई नील से आप कपड़ा को रंगेंगे तो आपका कपड़ा बेस्ट रहेगा, आपका कपड़ा क्या रहेगा? बेस्ट, यानी अच्छा रहेगा। नील को क्या दिया? प्राथमिकता दिया। क्या दिया? प्राथमिकता दिया। आगे सुनिए, इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर। नील जो होता था, हाँ, गहरा नीला कलर का होता था। नील जो होता था, रिच माने गहरा, यहाँ पर क्या समझेंगे? गहरा नीला कलर का होता था। गहरा नीला रंग का होता था, समझ में आ रहा है? नील कैसा होता था? गहरा नीला रंग का होता था। ब्लू कैसा? ब्लू। आगे सुनिए, ब्लू। बाय द 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर persuaded their government to relax the ban on indigo import। कहा कि 17वीं शताब्दी में यूरोप वालों ने नील निर्यात पर, इंपोर्ट माने निर्यात, नील निर्यात पर बैन जो लगाया था, बैन कहे तो रोक लगाया था। रोक को क्या दिया? ढीला कर दिया, यानी रोक को कम कर दिया, यानी नील की खेती करने के लिए उन्होंने जोर दे दिया, नील की खेती करने के लिए और बढ़ावा दे दिया। रोक था, पहले नील की खेती नहीं कर सकता था, कहे कि नील की खेती में खेत बंजर हो जाता था, तो वो ढील कर दिया, यानी बैन जो था उसमें रिलैक्स कर दिया। बैन में क्या कर दिया? रिलैक्स, यानी छूट दे दिया, कर सकते हैं, छूट दे दिया। आगे एज ए रिजल्ट, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इंडिगो प्लांटेशन, नील का बगान also came up in many parts of northern अमेरिका। अब इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका में नील का बगान की खेती होने लगा, नील का बगान लगाने लगा, यानी उत्तरी अमेरिका में क्या होने लगा? नील की खेती होने लगा। नील का बगान पूरा सब कोई लगाता और नील की खेती करता है, नील की बगान हुआ करता है। क्या होता है? बगान। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। By the end of the 18th century, 18वीं शताब्दी में डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रीव फर्दर। 18वीं शताब्दी में भारतीय नील का मांग शुरू हो गया। अब भारतीय नील का मांग कब? 18th सेंचुरी कह रहा है। 18वीं शताब्दी में कौन नील का मांग शुरू हुआ? भारतीय नील का, जो भारत में नील का उत्पादन होता है, उस नील का मांग क्या हो गया? शुरू हो गया। इसके बाद उन लोग का मांग नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा नहीं होता था। बट व्हाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट exacting supply from the West Indian and America cropped for a variety of reasons। अब जैसे भारतीय नील का मांग हुआ तो उत्तरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में नील की खेती का उत्पादन में कमी आई। अब जैसे भारत के नील लोग मांगने लगा तो उन लोग का खेती का उत्पादन में कम आया, क्योंकि उन लोग का नील का उपयोग कम किया जाता था। उत्तरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो नील होता था उस नील का उपयोग कम किया जाता था। नील का उपयोग जो है अच्छा, उन लोग का नील जो अच्छा नहीं होता था, समझ में आया? इसलिए उन लोग का नील की खेती में कमी आया, इसके बाद सुनिए, Now cloth dye in Britain desperately looked for new sources of indigo supply। अब ब्रिटेन जो है क्लॉथ को रंगने के लिए नया नील सप्लाई स्रोत को खोजा। अब कहा कि नील कहाँ से आएगा? नील की आपूर्ति कहाँ से होगा? सप्लाई में आपूर्ति, नील की आपूर्ति कहाँ से होगा?
नील की आपूर्ति कहाँ से हुआ होगा, और दिमाग लगाया, अब कहाँ रुख करेगा, भारत की ओर। अगला लाइन लिख दिया है, ब्रिटेन टर्न टू इंडिया फॉर इंडिगो। नील के लिए ब्रिटेन भारत में रुख किया। नील के लिए ब्रिटेन कहाँ रुख किया, भारत में। उत्तरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज वाला नील को बंद कर दिया, उन लोग का नील उपयोग कम हो गया, और नील कहाँ लेने के लिए आया, ब्रिटेन कहाँ आया, नील उत्पादन करने के लिए, भारत। अगला टॉपिक यही है कि नील ब्रिटेन टर्न कहता है कि ब्रिटेन टर्न यानी रुख किया, टर्न टू इंडिया फॉर इंडिगो। नील के लिए बाहर ब्रिटेन भारत रुख किया, भारत आया। नील के लिए ब्रिटेन अब कहाँ आएगा, भारत आएगा। समझ में आया, नया खोजा कहाँ, भारत। अब भारत में आएगा नील के लिए। अब भारत में आएगा तो सबसे पहले सुनिए क्या कहता है, फ्रॉम द लास्ट decades of the 18th century indigo cultivation in Bengal expanded rapidly। कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में नील की खेती बहुत तेजी से बढ़ा। 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में, भारत के कहाँ, बंगाल में नील की खेती रैपिडली यानी बहुत तेजी से बढ़ा। नील का खेती बंगाल में सब कोई कर रहा था, नील का खेती बंगाल में सब कोई कर रहा था। बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। अब कहता है कि जो बंगाल का नील जो था वर्ल्ड बाजार में फेमस हो गया, डोमिनेट हो गया। बंगाल के नील जो था पूरे विश्व के बाजार में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, डोमिनेट हो गया। क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, डोमिनेट हो गया। आगे सुनिए, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव commercial agent and official of the company began investing in indigo production। कहने का मतलब है कि नील व्यापार जो था, वाणिज्यिक एजेंट उसका, नील व्यापार के वाणिज्यिक एजेंट और अधिकारियों कंपनी नील की खेती में, नील के उत्पादन के लिए क्या करने लगा, इन्वेस्ट करने लगा, निवेश करने लगा। कंपनी नील की खेती के लिए निवेश करने लगा। निवेश यानी पैसा लगाने लगा, इन्वेस्टिंग करने लगा, निवेश करने लगा। क्या करने लगा, निवेश करने लगा। अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट। Numerous Scotsmen and Britain came to India and became planter। समझ में आया, कह रहा है कि कई स्कॉटमैन और ब्रिटेन भारत में आया, नील की खेती किया और हाई प्रॉफिट कमाया और बिकेम प्लांटर। कहने का मतलब वह क्या बना, वह नीलों के बगान के मालिक बन गया, बगान मालिक बन गया। ब्रिटेन आया और ब्रिटेन वाला ही बगान मालिक बन गया। स्कॉटमैन ही बगान मालिक बन गया, प्लांटर बन गया, प्लांटर बना। समझ में आया।